Hello students, I, Ms. Kavalpreet Kaurpuri, welcome you to my YouTube channel. I am from Mumbai and I've completed my Masters in Business Management and I am set and net qualified in the subject of Commerce. तो आज मैं आपके साथ कल की कंटिन्यूशन में टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अगर आपने कल का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो को पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी हम कोई पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हमें सबसे पहले उसका सिलेबस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो कल की वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारे पास 6 सब टॉपिक्स है। मैंने उसमें से एक कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किया था, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, जो लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंदर आता है। और आज मैं आपसे इवैल्यूएशन सिस्टम का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी। और ये जो मैं क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कॉन्सेप्ट्स, ये डेफिनेट हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए अभी स्टडी करते हैं। सबसे पहले कल का थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग के रिलेटेड के मैंने क्वेश्चंस लिए ताकि आपकी थोड़ा सा रिवीजन हो जाए और आपको क्लियर हो जाए कि आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट कल समझ आया था या नहीं। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एम्फेसिस मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस या स्ट्रेस किस चीज को दिया जाता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। तो अगर आपको याद है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 3 लेवल्स के अंदर मेमोरी लेवल हमारा सबसे लोएस्ट लेवल आता है, फिर उसके बाद हमारा रहता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिस पर बच्चे कुछ अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते, और हमारा एक थर्ड कॉन्सेप्ट था रिफ्लेक्टिव, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वहां पर थिंकिंग कैपेसिटी, पॉन्डरिंग, सोचना, एनालाइज करना, रिफ्लेक्टिव लेवल था हाईएस्ट लेवल। अब ये हमको पूछ रहे मेमोरी लेवल। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपको तुरंत याद करना चाहिए कि मेमोरी लेवल क्या था। अब इसमें से हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए और कोडिंग दिए, तो हम देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन टू इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, critical thinking, mastery of correct sequencing of facts and segregating one feature from another। तो हमको टोटल दी गई है 6 स्टेटमेंट्स। उनमें से अगर हम कोडिंग में जाते तो 3 स्टेटमेंट्स का ही आंसर बनता है। इसका मतलब 3 स्टेटमेंट्स ही बेस्ट डिफाइन कर रही है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को। तो मैंने यहाँ पर आंसर ऑलरेडी मार्क किया है, बट अगर आपको आंसर भी पता है तो क्या आप उसका करेक्ट आंसर क्यों है जस्टिफिकेशन कर पाते हैं? तो जिस दिन आप ये जस्टिफाई कर पाएंगे उस दिन आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और नेट एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। यस, मेमोरी लेवल में ये रहता है। सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, जब हम रिलेशनशिप की बात करें तो वहां पर वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाएगा। तो वो बिल्कुल भी हमारा आंसर मेमोरी लेवल में नहीं है। अगर मैं अपने ऑप्शंस में जाती हूँ, क्या मैं बी को कहीं से एलिमिनेट कर सकती हूँ? तो हमारे ऑप्शन नंबर बी में बी स्टेटमेंट आ ही नहीं रहा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास बी स्टेटमेंट नहीं। सी स्टेटमेंट रीड करते हैं, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन टू इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन। यस, ये स्टेटमेंट 100% मेमोरी लेवल में, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोले क्विक रिप्रोडक्शन। तो मेमोरी लेवल में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, एक ट्रे में बहुत सारे आइटम्स आते हैं और हमको बोलते हैं याद रखिए दिए, तो कुछ सेकंड्स के लिए हमें बताया जाता है और उसके नेक्स्ट हमें पूछा जाता है कि उस मेमोरी लेवल टेस्टिंग कर रहे हैं तो ट्रे में कितने आइटम्स थे। तो यहाँ पर क्विक रिप्रोडक्शन की हम कोशिश करें, तो 100% सी मेरा आंसर में आएगा। क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं। अब जब मैं बोल रही हूँ बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन से लेवल में आएगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा रिफ्लेक्टिव लेवल पर आएगी, हाईएस्ट लेवल में। तो डी भी आंसर में नहीं आना चाहिए। मास्टरी ऑफ करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स, ये है क्योंकि मेमोरी लेवल पर ही हम कर रहे हैं। और सेग्रीगेटिंग वन फीचर फ्रॉम अनदर, सेग्रीगेटिंग मतलब अलग करना, डिफरेंशिएट करना। हम वो तब कर सकते हैं जब हमें उस चीज की अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं यहाँ पर कैसे इजी वे में फाइंड आउट करूंगी? मुझे 100% श्योर था कि ए स्टेटमेंट आना चाहिए और मुझे 100% श्योर था कि सी स्टेटमेंट आना चाहिए, क्विक रिप्रोडक्शन। अगर सी स्टेटमेंट में देखती हूँ 100% श्योरिटी पर, तो ऑप्शन नंबर ए में भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी आ रहा है और ऑप्शन नंबर सी में भी आ रहा है। तो ये मेरी काफी हेल्प नहीं कर पा रहा है, बट मुझे ये भी श्योर था कि स्टेटमेंट डी नहीं आना चाहिए। तो अभी स्टेटमेंट डी कहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे हम एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। बी स्टेटमेंट हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल में चली जाएगी। सी स्टेटमेंट यहाँ पर जरूर आएगी। क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो रिफ्लेक्टिव का है।
मास्टरी ऑफ करेक्ट सीक्वेंसिंग 100% यहाँ पर आएगा, और सेग्रीगेटिंग वन फीचर फ्रॉम अनदर भी अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद ही हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बी। तो देखिए जब आपने स्टडी किया, भले वो क्वेश्चन मेमोरी लेवल था, बट उसके लिए हमको अंडरस्टैंडिंग की लेवल की भी नॉलेज होनी जरूरी है और रिफ्लेक्टिव लेवल की भी नॉलेज होनी जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ टीचर गिव्स लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट हिज और हर प्रेजेंटेशन। तो टीचर बहुत सारे एग्जांपल्स दे रही है, ठीक है, क्योंकि उसको कुछ एक्सप्लेन करना है, तो उसके एग्जांपल्स जब हम देते हैं आपको तुरंत समझ आ जाता है। दिस विल बी रिलेटेड टू विच लेवल। देखिए कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना भी नहीं है। अब है ना, मैंने आपको कल बताया था कि मेमोरी लेवल पर तो हम सिर्फ रट्टा कर रहे हैं, बट जब टीचर आपको एक्सप्लेन कर रही है, कि जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पहले दिन फ्रूट्स एक्सप्लेन कर दिए, बहुत सारे फ्रूट्स के नाम दे दिए, बट अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं मैंगो फ्रूट को सैलेड में भी यूज कर सकती हूँ, क्या मैं फ्रूट चाट बना सकती हूँ, क्या मैं उसको मिल्क शेक बना सकती हूँ, उसकी हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, तो ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको समझना जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। मेमोरी लेवल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, हम एग्जाम्पल्स तभी समझेंगे जब हमें चीज के बारे पता है। तो चीज के बारे हम कब बताते हैं, जब हम मेमोरी लेवल पर होते हैं, क्योंकि वो आपको सिर्फ तब चीजों की नॉलेज पता लग रही होती है, अवेयरनेस होती है। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हम आ गया अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि नेगेटिव और जब एग्जांपल्स दे रहे हैं तो वहां पर हम हमेशा अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। मैंने आप लोग को कल होमवर्क दिया था ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, आई होप सो आपने उसके बारे स्टडी कर लिया है। तो देखिए अगर एक ही कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया, उसमें हमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और हम कितने तरीकों से उसको समझ सकते हैं। मैंने भले अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट समझा, बट उसके लिए मुझे मेमोरी लेवल भी अंडरस्टैंड करना जरूरी था और रिफ्लेक्टिव लेवल भी। तो जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, प्लीज उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ आ गया, बट हम उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं और उसका आंसर कैसे ढूंढना है। और जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्लीज उसके दूसरे ऑप्शंस, जैसे यहाँ पर भले आपको आंसर पता था अंडरस्टैंडिंग, बट मेमोरी लेवल को स्टडी करना जरूरी है और रिफ्लेक्टिव लेवल को। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। लर्निंग आउटकम्स मतलब हम स्टूडेंट से जो उम्मीद करते हैं, ठीक है, हम जो रिजल्ट चाहते हैं, आर एंश्योर्ड विथ एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेस रिसोर्सेज एंड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर। ठीक है, तो कह रहे हैं जब टीचर लेस रिसोर्सेज यूज करके मैक्सिमम रिजल्ट ला सकती है, एंड मोर इनिशिएटिव, और टीचर इनिशिएट कर रही है फॉर सेल्फ लर्निंग। अब आप जब हायर एजुकेशन पर आते हैं, हमें स्टूडेंट्स को रोटे लर्निंग नहीं कराना, ठीक है। रोट लर्निंग का मतलब क्या रहता है, हम रट्टा नहीं मरवा रहे, क्योंकि हायर एजुकेशन पर हमने डिस्कस किया था कि जब हम अंडर ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स को पढ़ा रहे हैं, वहां पर उनकी सेल्फ डेवलपमेंट होनी जरूरी है। वी आर जस्ट अ गाइड, हम उनको स्पून फीडिंग नहीं कर रहे। तो कह रहे हैं जहां पर बच्चों की ज्यादा ग्रोथ हो रही है, सेल्फ लर्निंग हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल डिस्क्राइब द टीचर मोस्ट अप्रोप्रिएटली। मतलब अदर टीचर मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम रिजल्ट ला पा रही है और फोकस करे कि स्टूडेंट्स की सेल्फ लर्निंग हो। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या टीचर सक्सेसफुल है, क्या हम बच्चों के ये बेसिस पर, आउटकम के बेसिस पर अपनी सक्सेस मेजर कर सकते हैं। हमने सब स्टूडेंट्स के लिए सेम एफर्ट्स डाले, बट कोई स्टूडेंट फर्स्ट रैंक लाता है, कोई नहीं ला पाता है, तो यहाँ पर ये कोई गारंटी नहीं है। टीचर इज इफेक्टिव, कल मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, विच कुड प्रोड्यूस रिजल्ट्स। और अगर मैं जब आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करी थी, मैंने आपको समझाया कि लेस रिसोर्सेज मतलब हम आउटकम रिजल्ट ला रहे मिनिमम एफर्ट से, ठीक है, और बच्चों को एनकरेज करे सेल्फ। तो यहाँ पर टीचर इज इफेक्टिव इज करेक्ट, बिकॉज आई एम एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट। टीचर इज इंटेलिजेंट, ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं है जज करने के लिए, और टीचर इज प्रैक्टिकल, ऐसा भी कोई आंसर यहाँ पर सुटेबल नहीं। तो देखिए अगर आपने क्वेश्चन में कीवर्ड समझा, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स मतलब टीचर इज सक्सेसफुल, बट टीचर कैसे सक्सेसफुल होती है, रिजल्ट से। तो कब वो रिजल्ट आएगा, जब हम इफेक्टिव है, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। लेस रिसोर्सेज एंड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर मतलब हम मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिजल्ट ला रहे हैं, और स्टूडेंट्स को हम एनकरेज कर रहे हैं सेल्फ स्टडी के लिए। तो यहाँ पर टीचर बोला जाता है इफेक्टिव। इफेक्टिव मींस यू आर एबल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट्स। चलो अब हम ये देखते हैं, ये आज मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आपको क्वेश्चन आएगा। Types of evaluation. As a teacher also this concept is very important. What is evaluation, which are the different types and how it helps us. तो यहाँ पर भी हमारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पर हम पहले ये कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी समझते हैं। तो मैंने बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लाए सेम कॉन्सेप्ट पर, ताकि आपको ईजी हो जाए, ठीक है। अब इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन क्या होती है, जैसे अभी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स चल रहे हैं, हम क्या करते हैं, उनकी पेपर असेसमेंट करते हैं, ओके। तो इवैल्यूएशन का मतलब पहले समझ लेते हैं। अब देखिए मैंने ये डायरेक्टली
स्क्रीनशॉट लिया है, तो अगर आपको ये थोड़ा सा ब्लर है तो मैं रीड कर रही हूँ। हमेशा सोर्स दीजिए आपने कहाँ से लिया है, ताकि आप कभी भी प्लेजराइज कंटेंट में नहीं आए। तो व्हाट इज इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन इज जजिंग द वर्थ और क्वालिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, हम किसी चीज की वर्थ या उसकी क्वालिटी को जज कर रहे हैं ऑफ समथिंग बाय कंपेयरिंग द डेटा टू अ स्टैंडर्ड। इसका मतलब मेरे पास कुछ ऑलरेडी है, मैं जस्ट उसको उसकी वर्थ चेक करूँ, उसकी क्वालिटी, या उसको हम किसी से कंपैरिजन करें। बराबर, मैंने एक अचीवमेंट, मतलब मैंने एक गोल रखा है कि मुझे 100 मार्क्स लाना है, तो अभी मुझे 90 आया, तो 90 और 100 में कितना डिफरेंस है? इट इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा। तो आपके पास कोई डेटा इन ऑर्डर टू असेस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम। तो डेफिनेटली हम एग्जाम्स क्यों ले रहे हैं? ठीक है, हम आपके ओरल टेस्ट या मैं बोलूं रिटर्न टेस्ट क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हमको देखना आपकी वर्थ और क्वालिटी क्या है, हम आपका रिजल्ट देखना चाहते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस, पॉलिसी ऑन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट्स इफेक्टिव। बेस्ट वे ना, आपको नहीं समझ आ रहा है, हम कैसे इंप्रूव करेंगे? फर्स्ट वी नीड टू टेस्ट यू। टेस्ट से हमें क्या पता लगेगा? आपका परफॉर्मेंस से हम आपको इवेल्युएट कर रहे हैं। इवेल्युएशन इज द एक्ट ऑफ यूजिंग जजमेंट। आप कोई जजमेंट यूज करें इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन आइटम इन रेफरेंस टू सर्टेन मॉडल। अब मुझे आपको इंटरव्यू ले रही हूँ मैं, ठीक है, टीचर की पोस्ट के लिए या एयर होस्टेस के लिए या मे बी जर्नलिस्ट के लिए। अब मैं तो जर्नलिस्ट की बात करूं, उनका फील्ड जॉब रह सकता है, ठीक है, तो क्या वो फिजिकल फिट है? ठीक है, क्या वो इधर से उधर धूप में खड़े रह पाएगी? क्या उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है? मुझे उनको मराठी लैंग्वेज के लिए हायर करना है, तो मुझे देखना जरूरी क्या वो मराठी में एक्सप्लेन कर पाए। तो ये कुछ चीजें जो मैं जजमेंट करूंगी जस्ट व्हेन आई एम एबल टू टॉक टू देम। तो ऐसा नहीं कि पहले मैं उनकी क्वालिफिकेशन ही देखूं, जब हम एक बंदे की पर्सनैलिटी को देखते हैं वहीं पर हमें ये चीजें समझ आती। तो दैट इज ऑल्सो इवेल्युएशन। There are many definitions of evaluation. Some of the important selective definitions are mentioned below to make the concept clear. According to Bradfield and Murdoch, evaluation is an assignment of symbols to a phenomena in order to characterize the worth. तो देखिए हम value, worth of a phenomena usually with reference to some social, cultural or scientific standard. तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया, उसके बेसिस पर हम आपको इवेल्युएट, हमने डिसाइड किया कि अगर 35 या 40% पासिंग है तो 42 आएगा तो आप पास हो जाएंगे, अगर आपको 32 आएगा तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये हमने क्या किया? इवेल्युएशन। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम क्यों कर रहे हैं इवेल्युएट? ठीक है, सबसे पहले डायग्नोसिस। अब देखिए आपका पेट खराब होता है या आपको वॉमिटिंग स्टार्ट होती है या आपको आपका पेट स्टमक अपसेट है, तो क्या हो जाएगा? आप डॉक्टर के पास जाएंगे दवाई लेने। डॉक्टर का पहला क्वेश्चन होगा कल रात को या कल सुबह आपने क्या खाया? ठीक है, हो सकता है आपने बाहर का कुछ खाया या आपने कोई गलत जगह से पानी पी लिया। तो ये हम क्या करते हैं? डायग्नोस करने की कोशिश करें। तो डायग्नोसिस इज द मेन पर्पस ऑफ इवेल्युएशन, मीन्स टू आइडेंटिफाई द लर्नर स्ट्रेंथ ऑफ द वीकनेस। दिस हेल्प्स टू प्रोवाइड सुटेबल रेमेडियल मेजर ऑफ द ग्रुप। अब हमें पता लगेगा प्रॉब्लम्स क्या है तो ही हम दवाई देंगे। इसलिए हमें डॉक्टर को या आप काउंसलर के पास जा रहे, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट ओनली यू विल बी गिवन द रेमेडी or the solution or the medicine. Next, prediction. Prediction is the purpose of evaluation. It helps to identify the potential abilities. ठीक है, तो अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है कि ओके अभी हमारे सीनियर प्रोफेसर रिटायर हो रहे, तो नेक्स्ट कौन उनकी पोजीशन ले सकता है? तो अभी हो सकता है परमानेंट पोजीशन या टेम्परेरी। तो हम देखेंगे ना, क्या वो एचओडी का काम कर पाएंगे, क्या वो इतनी सीनियर पोजीशन को हैंडल कर पाएंगे, क्या वो लोगों से बात कर पाएंगे, या उनको नॉलेज है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? प्रेडिक्ट कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटीज। Among the test, the National Talent Search Test is designed to meet. तो ऐसे टेस्ट लेते हैं हम। Selection, it is a purpose of evaluation when it helps to choose the right person for the right post. अब आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बट आपको सिलेक्शन करना है तो कौन से बेसिस पर कर रहे हैं? दैट इज द एंट्रेंस टेस्ट टू डिफरेंट पोस्ट्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल दिया है। फिर हम ग्रेडिंग करते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ग्रेड्स टू द लर्नर। जैसे मैंने आपको बताया 40 to 60 हो सकता है, फिर 60 to 80, जिसको मार्क्स है 80 to 100, तो हम डिसाइड करेंगे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। ठीक है, तो हम रैंकिंग कर रहे हैं ऑर्डर्स ऑफ द लर्नर्स ऑफ अ ग्रुप। जनरली द टर्मिनल एग्जामिनेशन ऑफ अ कोर्स, टर्मिनल मतलब फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उसकी बेसिस पर हम ग्रेडिंग करते हैं। आपको 80% आया तो आपको पता है आपको डिस्टिंक्शन से ज्यादा मार्क्स आए। फिर गाइडेंस होता है इवैल्यूएशन से। इवैल्यूएशन इज आल्सो डन टू प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस और टू असिस्ट अ पर्सन इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट द कोर्स एंड द करियर। बराबर है, हमको मिलता है गाइडेंस। जैसे आपने 12th क्लियर की या आप टी वाई बीकॉम क्लियर करते तो आप पूछते ना अब हम क्या कोर्स करें। ठीक है, तो वो एक इवैल्यूएशन के बेसिस पर। अब आपको पता है आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में कम मार्क्स है, तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली जाके तो नहीं बोल सकते मुझे मीडिया में जाना है, बिकॉज वहां पर आपको कम्युनिकेशन चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें हमको हेल्प करती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? इवैल्यूएशन के फंक्शंस क्या हो सकते हैं? डायग्नोस करना, प्रेडिक्ट करना,
सिलेक्शन के लिए, ग्रेडिंग एंड गाइडेंस। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेटमेंट बेस पर या असर्शन एंड रीजनिंग आ सकते हैं। तो जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़िए देखिए आप उसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन जो भी हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास 4 टाइप्स है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, समेटिव। अब फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव पर तो अक्सर क्वेश्चन आ ही जाता है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन पर भी रिसेंटली क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए, तो आइए स्टडी करते हैं ये क्या रहते हैं। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, प्लेसमेंट। आप होते हैं ना जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं तो कॉलेजेस में प्लेसमेंट के लिए आया जाता है। तो लेट्स सी, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन एज द नेम सजेस्ट इट डिजाइन टू प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। जैसे मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, मीडिया के लिए आपको जर्नलिज्म के लिए जाना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको योगा टीचर बनना है तो आप पहले खुद तो फिट एंड फाइन रहेंगे। ठीक है, आपको टीचर बनना है तो पहले आपके तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो ये क्या होता है, हम डिसाइड करें विच पर्सन इज सुटेबल फॉर द राइट पोजीशन। इट जजेस द एंट्री परफॉर्मेंस। तो स्टार्ट में हम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कब होती है, एट द बिगनिंग, एट द इनिशियल। The success of the instructional process depends on the success of placement evaluation. The main objective of such evaluation is to determine the position of the learner. ठीक है, तो हमको पता लग जाएगा उसको कौन सी सुटेबल पोजीशन है, तो ये स्टार्ट में ली जाती है। Sometimes previous knowledge which inspire for present learning also lead to further placement in a better position or admission. करेक्ट? ठीक है, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करना जरूरी है। अब मैं आपको डायरेक्टली कॉमर्स में पहले दिन बता दूं डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, बट मैं आपको ना रूल समझाऊं ना मैं आपको बताऊं कि डेबिट का मीनिंग क्या है, क्रेडिट का, ऐसे नहीं होता है ना। तो प्रीवियस नॉलेज पे टेस्ट करनी होती है। इट इज हेल्पफुल फॉर एडमिशन ऑफ पीपल स्टूडेंट्स इनटू न्यू कोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स, एप्टीट्यूड टेस्ट, बराबर। तो आप उस क्लियर होते हैं इस एग्जाम में, तभी आपको पता लगेगा आप सुटेबल है कि नहीं। आप मेडिकल में एग्जाम में क्लियर ही नहीं कर पाए तो आगे जाके थोड़ी ना आप उसमें कंप्लीट कर पाएंगे सेशन। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्लेसमेंट। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसका मीनिंग, ये क्यों किया जाता है और कौन से लेवल पर। तो इनिशियल स्टार्ट। अब हम देखते हैं फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो आपका ये कीवर्ड है ड्यूरिंग, ऑनगोइंग। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक। फिर से आप हाईलाइट कीजिए, कंटिन्यूअस, हम कंटिन्यूअस फीडबैक दे रहे हैं टू बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स कंसर्निंग लर्निंग सक्सेस इन फ्यूचर वाइल इंस्ट्रक्शन। अब मैं आपको जब पढ़ा रही हूँ, आप साइमल्टेनियसली तो मुझसे बात करें, अपने डाउट्स पूछ रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस। मैं आपको तुरंत करेक्ट करूंगी, ऐसा नहीं है कि आप मेरी क्लास से क्लियर हो गए, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तब आके आप मुझसे डाउट्स नहीं पूछ रहे। ड्यूरिंग द सेशन द गोल ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज टू सुपरवाइज स्टूडेंट लर्निंग। हम ये क्यों कर रहे हैं, टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड बाय इंस्ट्रक्शंस टू इंप्रूव देयर लर्निंग। अब जैसे आप मुझे बार बार हर सेशन में क्वेश्चन आता है कि मैम क्या हम क्वेश्चंस 10-12 क्वेश्चंस पढ़ ले हर टॉपिक पर तो क्वालिफाई हो जाएगी। तो आई ऑलवेज रिपीट, बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस मेक श्योर योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, स्टडी द कॉन्सेप्ट्स। एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई देन कितना भी क्वेश्चन डिफिकल्ट होने दो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर सेम है। तो ऑन गोइंग, जब हमको उस टाइम पता लगता है हमारी गलती कहाँ है, जब आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको पता लगता है आपका आंसर रॉन्ग है, तो ये हम तुरंत हम आपको रेक्टिफाई कर सकते हैं। समेटिव, समेटिव देखो नाम समझ आ रहा है, समरी एट द एंड। समेटिव इवैल्यूएशन और प्रोडक्टिव इवैल्यूएशन इट टेक्स प्लेस एट द कंक्लूजन। तो याद रखिए समरी, टर्म, एंड, ठीक है। तो कंक्लूजन हो रहा है जब एंड हो रहा है, टू नो व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियसली फिक्स्ड हैव बीन अकम्प्लिश्ड। तो मैंने 80% टारगेट किया था, क्या मुझे 80% आया, ये कब पता लगेगा, एंड में। Summative evaluation is used chiefly to grade students' achievement that provides information about how students have changed with respect to that. तो हमने जो डिसाइड किया था क्या मैं वो गोल अचीव कर पाई। It provides a basic for assigning the divisions of grades after the end of the session. तो जब मेरा सेशन खत्म हो गया, मतलब आप मेरी क्लास से क्लियर हो गए, उसके बाद मुझे पता लगता है अचीवमेंट, बट क्या मैं उस टाइम आपको इंप्रूव कर पाऊंगी। हो सकता है मैं आपकी टीवाई बीकॉम की टीचर थी, तो टीवाई बीकॉम के बाद तो मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली, तो उस टाइम मैं आपको करेक्ट क्या करूंगी, ठीक है। तो जब ड्यूरिंग में हम बात करें वो फॉर्मेटिव है, और जब हम एंड में बात करें उसको हम बोलते हैं सबमिट। The primary aim of summative evaluation is to evaluate students. हमारा मेन मकसद क्या है, हमको स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करना है, ठीक है। लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट बाय कंपेयरिंग इट विद सम स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल मिड टर्म एग्जामिनेशन, फाइनल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। यहाँ पर क्लियर हुआ। तो अगर मैं दोनों की बात करूं, फॉर्मेटिव और समेटिव में क्या डिफरेंस है, वो अगर हमें क्लियर हो गया तो हमारा आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं जाए। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ कंपैरिजन के साथ। व्हाट इज डायग्नोस्टिक, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया,
इन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज और वीकनेस आर आइडेंटिफाइड। तो हमें स्टार्ट में ही पता होना चाहिए स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या है। अभी हो सकता है कोई स्टूडेंट स्लो लर्नर है, या तो किसी को कोई बॉडी में डिफेक्ट है, या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। हो सकता है आपको अटेंशन डिसऑर्डर हो, आप 10 मिनट से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते। तो वंस यू आइडेंटिफाई दिस बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस सेशन, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द टीचर एंड द लर्नर, ठीक है। इट अटेम्प्ट्स टू डिस्कवर द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ वीकनेस। तो हमें स्टूडेंट्स की वीकनेस पता लग रही है इन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड आल्सो ट्राइज टू प्रोवाइड द रेमेडी। तो मेन मकसद क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और उसका सॉल्यूशन देना, जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं। Diagnostic evaluations are organized in different ways. They may be administered in schools under a department or particular. तो कैसे हम diagnose कर रहे हैं problem? It is also used within the settings of an educational institution or on the state or the national level. In short, diagnostic evaluation is used to determine the current levels of knowledge. तो आपको present knowledge पता लग रही है, problems. This type of evaluation is best at the initial point to get an overall idea into the learner stage of learning. ठीक है, तो अभी हम इसको क्लियर कर लेते हैं फिर से। देखो टाइप्स, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन एज द नेम सजेस्ट डिजाइन टू प्लेस द राइट पर्सन। तो ये आपका कीवर्ड एग्जांपल मेडिकल एंट्रेंस, वहीं पर आपको पता लग जाएगा आपका मेडिकल के लिए एप्टीट्यूड है या नहीं। फॉर्मेटिव इज डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है ड्यूरिंग इट। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फीडबैक टीचर्स को भी और लर्न, अगर आप मुझे बताओगे कि मैम मुझे आपकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, देन ओनली आई विल अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं आपको करेक्ट कब करूं, जब मैं क्विज ले रही हूँ क्लास में, तो मुझे तुरंत पता लग रहा है आप आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस। Summative, it takes place at the end. तो कीवर्ड at the end of an instruction to know what extent the objectives previously fixed have been. तो आपको 80% आपने डिसाइड किया था, आप अचीव कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द फाइनल में। तो अगर आप ये कीवर्ड्स याद रखेंगे, प्लेसमेंट मतलब प्रॉब्लम, मतलब स्टार्ट में हमको पता लगना चाहिए कि कौन सी उसकी, अगर मुझे पता लगा उसकी एप्टीट्यूड किस तरफ के लिए, तो मैं उसको वही जगह पर प्लेस करूं। फॉर्मेटिव ऑनगोइंग, ड्यूरिंग, और समेटिव एट द एंड। फॉर्मेटिव देखो कितना अच्छा इमेज है ये, शेफ टेस्ट कर रहा है सूप को, तो वो फॉर्मेटिव है, क्योंकि शेफ को पता है ना नमक डालना है, मसाला डालना है, या बटर ज्यादा डालना है। तो ये क्या कर रहे हैं, गेस्ट को सर्व करने से पहले, और गेस्ट आ गए तब मुझे पता लगा नमक ही नहीं था, तो हो जाएगी ना हमारी इंसल्ट। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव मतलब ड्यूरिंग, सूप बनाते समय, और ये समेटिव हो जाएगा एंड, फाइनल। जब अब मैंने गेस्ट को सूप पिला दिया, वो खराब था, उसके बाद मैं क्या चेंज करूंगी, नेक्स्ट टाइम के लिए आई विल बी बेटर, ओके, बट उस टाइम तो वो सिचुएशन खराब हो गई। तो दिस इज इजी टू रिमेंबर। रीड कर लेते हैं फॉर्मेटिव का गोल और समेटिव। फॉर्मेटिव इज टू मॉनिटर द स्टूडेंट, मॉनिटर ऑनगोइंग प्रोसेस, to monitor the student learning and provide ongoing feedback that can be used by students to improve. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग को इम्प्रूव, आपको तुरंत फीडबैक आ रहा है। Summative, to evaluate the student learning and overall competencies at the end. देखो हम आपको overall judge कर रहे हैं, overall result, but कब हो रहा है, at the end of an instructional module by comparing it to a benchmark. 80% was decided. आप 80% लेके आए क्या? Characteristics, formative, assessment of learning. तुम क्या करें, आपकी learning को assess करें, ठीक है, वहां पर भी असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मेटिव का नेक्स्ट, फोकस इज ऑन द प्रोसेस, तो हम किस पर फोकस करें, प्रोसेस, और यहाँ पर फोकस इज ऑन द आउटकम। तो देखिए कीवर्ड्स, लर्निंग कहां पर हो रही है, जज, प्रोसेस पर, हम ड्यूरिंग कर रहे हैं, तो फॉर्मेटिव में, समेटिव में हम कह रहे हैं रिजल्ट को देख रहे हैं, आउटकम। फिर फॉर्मेटिव में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंप्रूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, हम देख रहे हैं हम आपको इंप्रूव करें, क्योंकि कंटिन्यूअस एक्टिविटी ऑन गोइंग। और यहाँ पर क्या, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अटेनमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अपने गोल्स, जो भी आपका आउटकम था वो अचीव हुआ कि नहीं। Formative requires little time from students, क्योंकि ongoing process है, तुरंत हो गया। Requires more time from students, क्योंकि end हो गया, final था वो। And formative assessment is done in class, क्योंकि during है ना वो। And summative assessment is done out, मतलब आप complete करके course चले गए। Formative purpose to assess students' understanding while they're learning, so adjustment can be made. तो आप during the process को देख रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, ताकि आप उसको correct कर सके। Summative purpose to assess students' comprehension, comprehension मतलब understanding level है क्या of subject matter, typically compared to us. मैंने कितना goal set किया था, उसको achieve किया। टाइम कब होता है ये फॉर्मेटिव का, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, पढ़ाते समय, ऑनगोइंग एक्टिविटी। Summative is at the conclusion of the course. I repeat, summative is year end.
टूल्स फॉर्मेटिव, अभी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कौन से फॉर्मेटिव असेसमेंट के टेक्निक्स है और कौन से समेटिव। तो जब भी याद रखिए ऑन गोइंग है, तो क्लास में डिस्कशन हो रहा है, टीचर पोल ले रही है, एग्जिट सर्विस कर रहे हैं, गेम्स खिला रहे हैं, स्टूडेंट फीडबैक, तो जो ड्यूरिंग में हमको समझ आ रहा है, जिससे मैं अभी आपको रिजल्ट दे दूंगी। समेटिव में ईयर एंड टेस्ट एंड क्विजेस, बट एट द ईयर एंड मिड टर्म एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं कि आइडेंटिफाई इसमें से कौन से फॉर्मेटिव असेसमेंट के मेथड्स है और कौन से समेटिव। नेक्स्ट फिर से हम देख लेते हैं एक बार रिपीट, तो ये लर्न हो जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट अकर्स ड्यूरिंग अ लर्निंग एक्टिविटी, देखो इतनी बार मैंने आपको रिपीट करा दिया तो लर्न हो गया आज। समेटिव असेसमेंट अकर एट द एंड, एम टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग, यहाँ पर हम स्टूडेंट को रेक्टिफाई कर रहे हैं, अपने आप को रेक्टिफाई कर रहे हैं। एम टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट लर्निंग, सेम चीज है, यहाँ पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं सिर्फ, और यहाँ पर इवैल्यूएट, क्योंकि ये ड्यूरिंग है, रेक्टिफाई हो सकता है, इवैल्यूएट एंड में होता है। प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद फीडबैक, यील्ड अ स्पेसिफिक स्कोर, तो वहां पर हम फीडबैक दे रहे हैं ताकि करेक्ट कर सके, यहाँ पर हम सिर्फ स्कोर देख रहे हैं, हमने प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव किया है या नहीं। मैं अकर सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग अ कोर्स, ऑनगोइंग प्रोसेस है, जितनी बार मैं आपको क्विज लूंगी, टेस्ट लूंगी क्लासरूम में, मैं आपको बोलती हूँ स्पेलिंग लिख के रहो। मैंने कल आपको होमवर्क दिया कि आप देखो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल क्या है। मैं अकर फ्यू टाइम्स ओवर द कोर्स ऑफ द, तो 6 months 3 months एंड कैन यूज अ वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेट्स, यस बहुत सारे टेक्निक से मैं आपको रोज टेस्ट कर सकती हूँ, एंड कैन ओनली यूज अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि वो ईयर एंड एग्जाम है। डायग्नोस्टिक, तो फिर से देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स करंट नॉलेज एंड स्किल लेवल, बराबर प्रेजेंट नॉलेज होनी जरूरी है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, एरिया आइडेंटिफाई करना है वीकनेस का, तभी आपको पता लगेगा आपको करेक्शन कहाँ करनी है। अलाउज लर्निंग एक्टिविटीज टू मैच स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स, मुझे आपका वीकनेस पता लगे कि इंग्लिश लैंग्वेज इज अ प्रॉब्लम, देन आई स्टार्ट स्पीकिंग इन हिंदी, बट आई मेक श्योर दैट यू लर्न इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स को मैच करने की कोशिश कर रही हूँ। यूजुअली टेकन बिफोर लर्निंग, तो क्वेश्चन आ सकता है कब होती है डायग्नोस्टिक, एट द स्टार्ट, सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे पता होना चाहिए मेरे स्टूडेंट्स का लेवल कितना है, उनके प्रॉब्लम एरियाज क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क प्रोवाइड्स प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट्स ऑन द लर्निंग फॉर द कोर्स, यहाँ पर हम लर्न कर रहे हैं, हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं। प्रोवाइड्स यूजफुल फीडबैक टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स एट अ क्रिटिकल पॉइंट, हम आपको तुरंत फीडबैक दे देंगे क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है। एंड गिव्स टीचर्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू क्लास रिजल्ट्स एंड एड्रेस गैप्स, तो आपको पता लग जाएगा स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, और तुरंत हम अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। Summative, used to grade and judge the students' level of understanding and skill development for progression or certification. तो ये तो ईयर एंड है, हम यहाँ पर देख रहे हैं आपकी कितनी डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, हम आपको जज कर रहे हैं फाइनली। Usually takes place when no further learning is possible for the course being assessed. मैंने आपको TYBCom क्लियर करवा दिया, तो उसके बाद क्या आपकी जो ग्रोथ होगी वो नेक्स्ट लेवल पर होगी, मेरी तरफ से इट इज डन। इजी डायग्नोस्टिक स्टार्ट में होता है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनका सॉल्यूशन देना। फॉर्मेटिव क्या, ऑनगोइंग, आई एम जस्ट मॉनिटरिंग, हम फीडबैक ले रहे हैं, सो आई कैन रेक्टिफाई यू, टीचर कैन रेक्टिफाई हरसेल्फ। समेटिव ईयर एंड, कोर्स खत्म हो गया, एंड में मैं आपको प्रोग्रेस देख रही हूँ, आपकी सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं। ये फिर से रिपीट है, आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ गया, तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। इसलिए मैं बोलती हूँ जब मुझे पूछा जाता है मैम मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, आई ऑलवेज रिपीट कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नेट सेट में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, बट कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो गए। तो लेट्स सी व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, मतलब एक ही यहाँ पर आंसर होगा, बाकी 3 नहीं होंगे। इवैल्यूएशन अकर्स एट द टर्मिनल पॉइंट, देखो फिर से मैं रिपीट करूँ, अंडरस्टैंड द मीनिंग। टर्मिनल पॉइंट मतलब ईयर एंड, फाइनल डेस्टिनेशन, तो फाइनल डेस्टिनेशन तो समेटिव था, तो ये आंसर नहीं होगा। इवैल्यूएशन इज यूज्ड बिफोर प्रोग्राम डिजाइन, यहाँ तो मैं बोल सकती हूँ ये तो डायग्नोस्टिक या प्लेसमेंट हो गया। इवैल्यूएशन रिलेट्स टू इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम ऑफ द टीचिंग, लर्निंग आउटकम फिर से हमारा समेटिव है, तो इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मेटिव में क्या होता है, ड्यूरिंग, ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस, फीडबैक। तो कितना इजी था आंसर सॉल्व करना। तो देखिए जब भी आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, अब मैंने आपको बताया ए किसके लिए सुटेबल है, बी किसके लिए, तो यहाँ पर जब आप एक कॉन्सेप्ट लर्न करते हो उसको पूरा स्टडी कीजिए। नेक्स्ट, बिलो आर लिस्टेड सम एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ टीचर, तो एक टीचर की एक्टिविटीज बता रहे हैं, which activities are of nature of formative evaluation, तो कह रहे हैं अब इसमें से कौन सी एक्टिविटीज फॉर्मेटिव है, मतलब कुछ समेटिव होगी या कुछ डायग्नोस्टिक हो गई, तो हमको सिर्फ फॉर्मेटिव। फिर से उसके फीचर्स याद कीजिए, कंटिन्यूअस, ऑनगोइंग, ड्यूरिंग द लेक्चर, हम उनको रेक्टिफाई कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ऐसे तुरंत याद आना चाहिए। अब स्टेटमेंट देखते हैं, गिविंग अ मास्टरी टेस्ट, conducting quiz session,
evaluating students in grading system, providing feedback while teaching, encouraging students reflect. ठीक है, अब मुझे ना मैंने बार बार रिपीट किया तो आपको भी याद होगा कि डी तो स्टेटमेंट आना ही है। तो अभी डी स्टेटमेंट आना ही मतलब 1 आंसर नहीं हो सकता, 2 आंसर हो सकता है क्योंकि उसमें डी है, 3 आंसर हो सकता है उसमें डी है, और 4 भी नहीं हो सकता। अब जब मैं 2 ऑप्शंस में भी आ जाती हूँ तो मैं दूसरे देखूं। कंडक्टिंग क्विज सेशन मैंने आपको बताया था, यस क्विज तुरंत होता है, ठीक है। फिर अभी कौन सा हमको देखना है, क्या मास्टर टेस्ट होता है? मास्टर टेस्ट तो ईयर एंड में ही होगा ना, जब मैंने आपको सम, तो ए आंसर आएगा ही नहीं। तो अब जब ए आंसर आएगा ही नहीं, मुझे पता ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट है। क्विज सेशन आ रहा है, इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स इन ग्रेडिंग सिस्टम। क्या ग्रेडिंग सिस्टम मैंने, तो अब ग्रेड कब होता है? ईयर एंड, तो समेटिव, तो सी आंसर में आएगा ही नहीं। तो अब जब सी आंसर आएगा ही नहीं तो मैं श्योर हूं आंसर 3 है। प्रोवाइडिंग फीडबैक यस, एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट मोर, ये भी होगा, क्योंकि जब मैं आपको अभी बता रही हूँ, आपकी करेक्शन बता रही हूँ कि आपको आज ये गलत आया तो आपको ये फोकस और ज्यादा करना है, तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी, डी एंड ई। आई रिपीट, फॉर्मेटिव पूछा था, फॉर्मेटिव कंडक्टिंग क्विज सेशन, प्रोवाइडिंग फीडबैक व्हाइल टीचिंग एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट। ओके, देखिए एक ही क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स कितने डिफरेंट वे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आज डायग्नोस्टिक पर आ रहा है तो कल प्लेसमेंट पर आएगा। मैथ्स तो कॉलम में आपको सब कुछ मिल जाएगा। असर्शन रीजनिंग आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। Which type of evaluation focuses on the identification of deficiencies and difficulties of the learner? अगर आपने मेरा सेशन सुना अच्छे से तो आपको मैंने बताया था डायग्नोस्टिक में डॉक्टर की तरह हमको हमारे में क्या कमी है, हमारी वीकनेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, वहीं पर आ गया तो आंसर हमारा आ गया डायग्नोस्टिक। अब देखिए समेटिव फॉलोअप तो है ही नहीं, फॉलोअप तो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं। समेटिव हमको पता है, क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन क्या है ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कीवर्ड डेफिशिएंसी एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर। लर्नर मतलब स्टूडेंट, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो होप सो आपको ये समझ आया हो। और ये देखिए मैंने बार बार कॉन्सेप्ट को रिपीट किया ताकि जब आप फॉर्मेटिव पढ़ रहे तो उसको समेटिव से कंपैरिजन कीजिए। प्लेसमेंट के नाम से समझ आ रहा है डायग्नोस्टिक के लिए, तो यहाँ पर कंपैरिजन है। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और मुझे अगर कोई आपको टॉपिक में डिफिकल्टी है तो आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए अपनी सेशन एक बनाऊंगी। एंड फॉर्म्स भर लीजिए, 20th में कुछ लास्ट डेट है, डोंट रिग्रेट इट लेटर एंड स्टार्ट स्टडीइंग। हार्डली few days are left for the examination and I wish you all the best. Thank you.